हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी तक क्या था, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी भेज रहा था, बुक का कंटेंट भी भेज रहा था और यूट्यूब वीडियो का लिंक भी भेज रहा था, लेकिन मुझे किसी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैं आज सोचा कि खुद अपने से ट्राई करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों ने देखा कि 3 टाइप के आर्गन थे, 3 टाइप्स के। एक था प्राइमरी सेक्स आर्गन, दूसरे थे सेकेंडरी सेक्स आर्गन और तीसरे थे एसेसरी सेक्स आर्गन। उसी तरीके से यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 3 तरीके के आर्गन्स हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन मैं बताता हूँ। प्राइमरी सेक्स आर्गन वो आर्गन्स होते हैं जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। मेल में आपने देखा कि टेस्टिस जो था स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, तो मेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन था। अब यहाँ फीमेल में ओवरी इस काम को करता, इसलिए ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स आर्गन है। दूसरे जो आर्गन्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्स आर्गन्स कहते हैं। सेकेंडरी सेक्स आर्गन में जो डक्ट्स होती हैं और उससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती हैं वो सेकेंडरी सेक्स आर्गन है। तीसरा होता है एसेसरी सेक्स आर्गन्स जो उसमें हेल्प करते हैं। अब मेल के केस में हमने देखा कि जो प्राइमरी सेक्स आर्गन टेस्टिस था, सेकेंडरी सेक्स आर्गन डक्ट्स थी और एसेसरी सेक्स आर्गन उसमें ग्लैंड्स थी। आप लोगों ने देखा था काउपर ग्लैंड्स थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, सेमिनल वेसाइकिल्स थी, वो सेकेंडरी सेक्स आर्गन्स थी और एसेसरी सेक्स आर्गन्स थी। और इसी तरीके से अब यहाँ फीमेल में हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स आर्गन ओवरी हो गई, सेकेंडरी सेक्स आर्गन जो है ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट हो गई और एसेसरी सेक्स आर्गन यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड हो गई। हालांकि मेमोरी ग्लैंड को हम रिप्रोडक्टिव का पार्ट्स जो है नहीं मानते हैं, ना तो वो है ही, लेकिन वो रिप्रोडक्शन में एक तरीके से बेबी के न्यूट्रिशन का रोल प्ले करता है, इसलिए उसको हम एसेसरी सेक्स आर्गन कहते हैं। तो हम इस यहाँ पे हम एक एक का फंक्शन स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे किस तरीके से लोकेटेड होते हैं। तो हम सबसे पहले जो है ओवरी की बात करते हैं। देखिए लिखा है कि इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। जबकि मेल में जो प्राइमरी सेक्स आर्गन टेस्टिस था वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी था। उसका रीजन जो है बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है और वहाँ पे स्क्रोटम के बाहर जो है वो पाया जाता था। तो वहाँ पे मसल्स होती थी, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए मसल्स जो है कभी रिलैक्स होती थी और कभी कंट्रैक्ट होती थी, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। वहाँ पर भी हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड आर्गन्स थे और अनपेयर्ड आर्गन्स थे। तो यहाँ पर देखें कि अपेयर्ड ऑफ ओवरी है, ओवरी एक पेयर है। इसी तरीके से अपेयर ऑफ ओविडक्ट है, ये डक्ट की कैटेगरी में आ गई। 1 यूट्रस है, 1 सर्विक्स है, 1 वेजाइना है। इसके अलावा सेट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटालिया है। तो मेमोरी ग्लैंड बताया कि एसेसरी सेक्स आर्गन्स है। हम आगे इनके अब फंक्शन देखते हैं। अब ओवरी के देखते हैं। ओवरी, अब पहले लोकेशन इसके देखते हैं। दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन, दे प्रोड्यूस द ओवम एंड द ओवरियन हार्मोन। दो फंक्शन है ओवरी का। एक तो ओवम जो कि फीमेल गैमीट होता है उसको प्रोड्यूस करता है, दूसरा जो है ओवरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। अब इनके हम साइज की बात करें तो ये 2 to 4 सेंटीमीटर जो है इनकी लेंथ होती है और ये आलमंड शेप्ड होती हैं, बादाम के शेप की होती हैं। अब यहाँ पे हमें देखें कैसे ये अटैच्ड होती हैं। एक साइड से हम देखते हैं कि ये अटैच होती हैं फिलामेंट से पेल्विक वाल से और दूसरी साइड में हम देखें कि यूट्रस से अटैच होती हैं। फिर इसके बाद ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम एंड कंटेन द ओवरियन स्ट्रोमा।
इसको अभी हम स्ट्रक्चर में वहाँ देखेंगे। द ओवेरियन स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स जो है ये इसमें इसका एक पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब भी कहलाता है और इसकी लेंथ जो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये कहाँ तक, ओवरी से लेकर के यूट्रस तक, ओवरी से लेकर आप लोगों ने देखा किधर आ जाइए, ओवरी से लेकर के यूट्रस तक फैले हुई एक्सटेंडेड है और इसके बाद जा करके वहाँ पे मिल जाती है तब ओविडक्ट्स में। अब हमें देखें कि जो ओवरी होती है, ओवरी के ठीक बाहर एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, उसको हम ओविडुकल फनल कहते हैं। अब ओवरी से एक जो रिलीज होगा, ओविडुकल फनल में फिंगर शेप स्ट्रक्चर लगी हुई है, जैसे ही एक रिलीज होगा उसको कैप्चर कर लेंगी और आगे वो पार्ट बढ़ेगा और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से स्पर्म वहाँ अगर आएगा तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद हमें देखें, अब यूट्रस का देखें। यूट्रस जो है इसको ओम्ब कहते हैं। ये क्या होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। पियर शेप्ड, आप लोग पियर खाते हैं, नाशपाती जिसे कहते हैं वो है। तो इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल्स ऑफ द लिगामेंट्स। ये क्या होता है, पेल्विक वॉल से भी अटैच होता है लिगामेंट से। इसके बाद द यूटेराइन वॉल कंसिस्ट ऑफ, यूटेराइन में यूट्रस में 3 वॉल होती हैं। एक होता पेरीमेट्रियम, दूसरा जो मिडिल में होता है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं और अंदर का जो होता है वो इंटरनल या इंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब देखिए, अभी जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो शेड ऑफ हो जाती है, उसमें चेंज होता है। अभी हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सर्विक्स एंड वेजाइना। यहाँ पे देखिए सर्विक्स एंड वेजाइना होता है। ये क्या होता है, यूट्रस जो होता है बाहर वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू खुलता है। तो सर्विक्स एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द बर्थ कैनाल। दोनों को मिला के हम बर्थ कैनाल कहते हैं। इसे बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो है बेबी का बर्थ होता है। इसके बाद हम जानेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ऊपर देखिए एक जो है फैटी टिश्यू जो होता है कवर्ड बाय स्किन, यहाँ पे प्यूबिक हेयर यहाँ पे निकलते हैं तो मांस प्यूबिस हो गया। दूसरा होता है लैबिया मेजोरा, ये एक्सटेंड फ्रॉम द मांस प्यूबिस, मांस प्यूबिस से निकलता हुआ जो है ये लैबिया मेजोरा होता है और सराउंड्स द वेजाइना ओपनिंग। वेजाइना के अंदर जो ओपनिंग होते हैं, 2 ओपनिंग होते हैं, एक जो है यूरिन के लिए होता है और दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन के लिए होता है। जबकि मेल में आपने देखा कि एक ही ओपनिंग था, यूरेथ्रा था, उसी से सीमेन भी निकलता था और उसी से ही जो है रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन यानी यूरिन भी निकलता था, उसी से यूरिन भी निकलता था, उसी से रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन यानी सीमेन भी निकलता था। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। इसमें जो है एक पोर्स होता है यूरेथ्रल पोल जिससे यूरिन रिलीज होता है और दूसरा जो होता है वेजाइनल पोर्स होता है, उससे जो है इसका रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन रिलीज होता है। इसीलिए फीमेल में इसको फीमेल में तो अलग अलग है, लेकिन मेल में चूंकि एक ही से निकलता था तो वहाँ उसको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलते थे। अब हम देखें कि वहाँ पर उसके अंदर 2 फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड ऑफ द स्किन बीनीथ द लैबिया मेजोरा, उसको हम लैबिया मिनोरा कहते हैं। तो लैबिया मिनोरा कहते हैं और उसके अंदर जो एक पोर है इसको वेजाइनल ओपनिंग जिसको कहते हैं, उसको एक पतली झिल्ली से कवर्ड रहता है जिसको हम हाइमन शीथ कहते हैं। ये हाइमन शीथ जो है रप्चर कर जाती है। कैसे रप्चर करती है, कभी कभी तो जो है जैसे साइकिलिंग में या विग्रह एक्सरसाइज किए तब रप्चर हो जाती है। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है उस समय ये रप्चर हो जाती है और जब ये रप्चर हो जाती है तो थोड़ा से ब्लड रिलीज होता है। तो
फिर भी हम ये नहीं जानते, हाइमेन शीथ को हम विर्जिनिटी का सर्टिफिकेट नहीं मानते। हमने देखा कि साइकिलिंग के समय भी ये रप्चर हो सकती है या और किसी समय रप्चर हो सकती है। आप देखें यहाँ क्लाइटोरिस होता है, ये जो लैबिया मिनोरा होता है ऊपर दोनों ज्वाइंट होकर के एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू का बना है, जैसे पेनिस में इरेक्शन होता है उसी तरीके से क्लाइटोरिस में इरेक्शन होता है। इसलिए जो क्लाइटोरिस है वो पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। अगर बाद में हम आ जाएं मेमोरी ग्लैंड्स में, मेमोरी ग्लैंड्स जो है मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन मेल में क्या है, इनएक्टिव हो जाती है और फीमेल में जो है एक्टिव रहती है और मिल्क का सिक्रीशन होता है। और ये भी पेयर्ड है और ग्लैंडुलर है। जो ब्रेस्ट है उसके अंदर जो है मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, बंचेज में होती हैं। हर एक ब्रेस्ट में, ईच ब्रेस्ट में 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं और एल्यूलाई होते हैं, और वहाँ पे मिल्क का सिक्रीशन होता है। आगे हम बताएंगे प्रोडक्टिंग हार्मोन होता है जो मिल्क का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद जो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि बर्थ में भी हेल्प करता है और जो है मिल्क के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है। इसके बाद हमें देखेंगे कि द एल्यूलाई ओपन इनटू, सारे एल्यूलाई मिल करके मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाते हैं और ये सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिल करके एक मेमोरी डक्ट बनाते हैं, और ये सारी मेमोरी डक्ट मिल करके बाहर खुलती हैं निप्पल में, और इस निप्पल के थ्रू जो है मिल्क सिक्रीट होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो यहाँ हम इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर, शायद मैं ब्रेस्ट का इसमें नहीं दिया है। तो ये तो हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसके बारे में हमें जानेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ होता है, हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें जानते हैं oogenesis की बारी आती है। oogenesis होता है, मेल में हमने देखा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स बना था, और ये स्पर्मेटिड्स जो है बाद में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और वो स्पर्मेटोजोआ बना। उस प्रोसेस को हमने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब फिर स्पर्मिएशन क्या होता है, इंटरकोर्स के समय जब टेम्प्रोरी जो स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड मिल करके वो सीमेन बनाते हैं, उसमें स्टोर रहता है, जब वो बाहर रिलीज होते तो उसको स्पर्मिएशन। तो वहाँ 3 टर्म था, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, एक स्पर्मियोजेनेसिस और एक स्पर्मिएशन था। अब वहाँ पे हमने देखा कि स्पर्म मदर सेल था, या हम उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। वो डिवाइड हुआ तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, और कौन सा डिवीजन था, मियाटिक डिवीजन था। इसके बाद जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, सेकंड मियासिस डिवीजन जब हुआ, वो एक तरीके का माइटोटिक डिवीजन ही है, तो 4 बन गए। तो हमने देखा कि एक स्पर्म मदर सेल से कितने स्पर्म बने थे, 4 बने, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब oogenesis जो होता है ये बहुत टिपिकल केस है। oogenesis एक्चुअल में ये स्टार्ट तो हो जाता है फीटस में ही। फीटस का मतलब ये समझिए, जब बेबी जो है, फीमेल बेबी मदर के ओम्ब में है, तो वहीं पर oogenesis स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और जब फीमेल जो है 12 to 14 ईयर्स की, यानी जब प्यूबर्टी आती है, तो ये फिर से स्टार्ट होता। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो oogenesis है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये सीधे फीटस में, जब यानी फीमेल बेबी ने बर्थ भी नहीं लिया है, उसका जन्म भी नहीं हुआ है, तो उसके ओवरी में जो है फोल्किल्स बनते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फोल्किल्स बनते हैं,
लेकिन वो फोलिकल्स जो है मैच्योर वहाँ नहीं होते, ओवुलेशन नहीं होता। उसके बाद जब प्यूबर्टी स्टेज में आती है, तब जो वहाँ पे एग का रिलीज होता है और ओवुलेशन होने लगता है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम देखें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस भी आता है। यहाँ पे जब oogenesis होता है तो वहाँ पे हमने स्पर्म मदर सेल कहा था, यहाँ पर हम इसको एग मदर सेल कहेंगे। एक मदर सेल पहली बार मियाटिक डिवीजन ही होगा। मियाटिक फर्स्ट में क्या होता है, 2 बनते हैं। एक सेल तो क्या होती है, फुल साइज की होती है और उसको हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं। लेकिन दूसरी सेल क्या होती है, छोटी होती है, उससे आगे एक का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको हम पोलर बॉडी कहते हैं। ये देखिए छोटा सा है और उसको हम पोलर बॉडी कह रहे हैं, और ये बड़ा सा है, ये सेकेंडरी oocytes हो गया। अब यहाँ पे मियाटिक डिवीजन सेकेंड होगा, तो फिर तो बन जाएगा, लेकिन एक से क्या होगा, ओवम का डेवलपमेंट हो जाएगा और एक जो है फिर से पोलर बॉडी बन जाती है। तो यहाँ पर एक बाद में बना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे एक वन स्पर्म मदर सेल है तो उससे 4 स्पर्म बना, लेकिन एक मदर सेल है तो उससे एक ही एक बना। अब एक क्वेश्चन मैंने उस दिन दिया था, आप लोग पता नहीं कितने लोग किए, कि 10 स्पर्म मदर सेल हैं तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे, तो 40 बन गया। लेकिन 10 एग मदर सेल हैं तो उससे एग कितना बना, उससे केवल 10 बनेंगे। यहाँ हमने देखा उसके केवल 10 बनेंगे। तो oogenesis के प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे द ओवम इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis किस लिए होता है, ओवम बनने के लिए या एग बनने के लिए होता है। इसी तरीके से वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस था, वो स्पर्म बनने के लिए हुआ। इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ एंड मिलियंस ऑफ गैमीट्स मदर सेल्स यानी oogonia जिसको कहते हैं आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी। These cells undergo meiosis but get temporarily arrested। वहाँ पे क्या होता है, टेम्पोररी जो है ये अरेस्ट हो जाते हैं, और जब फिर से प्यूबर्टी स्टेज आती तो वहाँ शुरू हो जाते हैं। बिफोर रीचिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes डिजेनरेट हो जाती हैं एंड रिमेनिंग वंस आर सराउंडेड बाई लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड सेल कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल्स। जो प्राइमरी फोलिकल्स है वो सेकेंडरी फोलिकल्स में बदल जाती है। और इसके बाद जो है ये सेकेंडरी फोलिकल्स हैं टर्शियरी फोलिकल्स में बदल जाती हैं। अभी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल लूँगा तो उसमें और क्लियर करूँगा। टर्शियरी फोलिकल्स क्या होती हैं फिर, अब इस समय जो है हार्मोन्स रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, आप लोगों को याद हो तो 2 हार्मोन्स, एक FSH था फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा जो था LH था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे इनका जो है सिक्रीशन बढ़ जाता है, और इस LH के प्रभाव से अब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या होता है, फोलिकल्स बनने लगता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से जो होता है वो जो टर्शियरी फोलिकल्स है वो रप्चर हो जाती है। अब सोचिए जब रप्चर हो जाएगी तो एक जो है ओवरी से बाहर आ जाएगा और ओविडुकल से फनल से चला जाएगा। अब इसी समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो क्या हुआ, स्पर्म आएगा और एक से मिलकर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो टर्शियरी फोलिकल्स है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी और वो हार्मोन सिक्रीट करेगी प्रोजेस्टेरॉन, उसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। अब सोचिए अगर उस समय इंटरकोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा, जो ये टर्शियरी फोलिकल्स है ये कार्पस ल्यूटियम जो है, हाँ, एक कार्पस एल्बिकैंस में बदल जाएगी। अब कार्पस एल्बिकैंस में बदल के क्या होगी, वहीं पे वो डिजेनरेट हो जाएगी और फिर नया मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे होगा। तो 14th डे पे ये ओवुलेशन हो जाता है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओवुलेशन तक हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे।